उसे खत को पढ़ने के बाद मेरा खुद से काबू हट गया था। मैं बस रो रहा था, जार जार रो रहा था। खुशियां मुझसे 2 कदम की दूरी पर थीं, पर मैं उसे हाथ बढ़ाकर छू तक ना सका। सच कहूं तो उसे खत को पढ़ने के बाद बहुत दिनों तक तो मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। खुद को आईने में देखने की हिम्मत तक नहीं थी मुझ में। लगा जैसे कि आईने में खड़े शख्स से नजरें कैसे मिला पाऊंगा मैं। यूं तो कहने को बहुत कुछ था, पर उन अनकहे जज्बातों की टीस दिल में रह रह कर उभर पड़ती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकलते चले गए। उधर ऑफिस के कुछ कलीग मेरे घर पर आने लगे। उन्हें परवाह थी कि अचानक मैंने ऑफिस आना क्यों छोड़ दिया। उनके आने पर मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। कुछ दिनों बाद मैंने दोबारा ऑफिस बस ये सोचकर जाना शुरू कर दिया कि व्यस्त रहने से शायद उन कड़वी यादों को भुलाया जा सके। पर ऑफिस में भी मेरा काम में मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसे खत के एक एक शब्द मेरी कानों में हर्फ दर हर्फ गूंजते रहते थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि सागर, आई थिंक यू नीड अ वेकेशन। तुम्हारी वैसे भी काफी छुट्टियां लैप्स होने वाली है, इसलिए तुम कहीं से घूमकर अपने आप को फ्रेश करके आओ। मैंने सोचा बात तो बिल्कुल सही है। वैसे भी इस शहर में अब मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने अपने शहर जाने की टिकटें करवाई और अपने शहर, अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर लगा कि माँ और पापा पिछले बार से थोड़ा और ज्यादा बूढ़े हो गए थे। घर पर माँ के हाथों की रोटियां और पापा के साथ बातचीत से काफी सुकून पहुंचा मुझे। पर धीरे धीरे जाने का दिन करीब आ रहा था। माँ ने अचार की शीशी और बहू जल्दी घर लाने का आशीर्वाद देकर मुझे रुआसी आंखों से विदा किया। मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 3 घंटे देरी से आएगी। मैंने सोचा कि यही इंतजार कर लेता हूँ, घर जाने का कोई फायदा नहीं है। यही सोचकर और आदतन अपनी मिजाज के मुताबिक किताब की एक स्टॉल के पास मैं अपने पसंदीदा किताब को ढूंढने लगा। फिर एक किताब पसंद करके वापस मुड़ा ही था कि जैसे लगा कि अभी अभी इस भीड़ में मैंने स्मृति का चेहरा देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम होगा। पर मेरे दिल को इस बात का अंदाजा था कि स्मृति ही थी उस भीड़ में। आखिरकार मैं उसे पूरी भीड़ में भी पहचान सकता था। यही सोचकर मैं उस भीड़ में और घुसता चला गया। मैंने पूरी स्टेशन देख डाली, सीढ़ियों पर, वहां खड़ी गाड़ियों में, हर जगह स्मृति को ढूंढने की नाकाम कोशिश की मैंने। जो भी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगती मैं दौड़कर उसके एसी वाले डब्बे में चढ़ता कि स्मृति एसी वाले डब्बे में ही चढ़ी होगी। क्या जाने अकेली होगी या बच्चे होंगे साथ में। मैंने स्मृति की एक झलक देखी थी उस भीड़ में। ये बात मेरे जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। उन 3 घंटों के दरमियान मैंने पूरे रेलवे स्टेशन को तकरीबन 3 बार छान मारा था, पर स्मृति मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरी गाड़ी आने का भी समय हो चला था, इसलिए उसकी एक झलक को अपने मन का वहम मानकर मैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा।
पर दिल में एक उम्मीद अब भी कायम थी। मेरी गाड़ी आते ही मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के एसी वाले डिब्बे में चढ़ गया। आखिरी बार स्मृति को ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। तकरीबन 6 एसी डब्बे में ढूंढने के बाद मैं वापस अपने गंतव्य स्थान पर आकर बैठ गया। अब तो मेरे दिल ने भी मान लिया था कि वो मेरे दिमाग का बस एक वहम था। मैं अपने स्टेशन पर अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। गाड़ी ने चलने का हॉर्न बजा दिया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। मैंने मन ही मन एक बार फिर स्मृति को आखिरी अलविदा कह दिया। गाड़ी करीब 1 घंटे के बाद एक स्टेशन पर रुकी। मैं उतरकर चाय वाले के पास से चाय लेने लगा। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। एक हाथ में चाय पकड़े हुए मैं चलती ट्रेन में ही चढ़ने लगा। मेरी बोगी कुछ आगे निकल गई थी, इसलिए मैं अपने सामने वाली दूसरी बोगी में ही चढ़ गया। मैं अंदर ही अंदर अपनी सीट पर जा ही रहा था कि उस एक चेहरे को अपने सामने बैठा देखकर वहीं रुक गया। वो एक चेहरा दूसरों से अलग ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ किसी सादगी में डूबा हुआ था। मैं पागल न जाने स्मृति को कहां कहां ढूंढता रहा, जबकि स्मृति तो इसी ट्रेन में चढ़ी थी, वो भी इसी ट्रेन में थी। मेरी सीट से 4 कंपार्टमेंट और 2 सीटें छोड़कर मैं वहीं खड़ा बुत बनकर उस एक चेहरे को देखता रहा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल, सर पर दुपट्टा, लाल रंग की समीज सलवार, वो बिल्कुल नहीं बदली थी। हालांकि वक्त ने कुछ झुर्रियां जरूर खींच दी थी, पर उसके चेहरे का नूर आज भी कायम था। तभी अचानक उसकी भी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसकी नजरें मुझ पर जम सी गईं। लगा कि जैसे एक पल में वो भी अतीत के किसी पुराने हिस्से में पहुंच गई हो। फिर उसने अपने बगल में बैठे शख्स को थोड़ा सा और खिसक जाने के लिए कहा और अपने बैग को अपनी गोद में रखकर जगह बनाते हुए मुझसे कहा, बैठोगे? अब तक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से बाहर पेड़ पौधे, तमाम चीजें ट्रेन की दुगनी रफ्तार से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया। 5 मिनट तो हम में से किसी ने कुछ बोला ही नहीं। बस नजरें मिलने पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आती थी। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजारने के बाद मैंने ही बातें करनी शुरू की। मैंने पूछा, दिल्ली जा रही हो? उसने खामोशी से बिना मेरी तरफ देखे ही जवाब दिया, ये ट्रेन जहां जा रही होगी ना, मैं भी वहीं चली जाऊंगी। उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने कहा कि अकेले हो? तुम्हारे पति और बच्चे नहीं हैं साथ में? वह चुपचाप बस बैठी रही और अपने पर्स के किनारों को अपने नाखूनों से नोचती रही। फिर मैंने पूछा, तुम दिल्ली में ही रहती हो? उसने बदले में मुझसे फिर सवाल किया, सर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे तब करोगे शादी? मैंने उसके सवाल में फिर एक सवाल किया कि कैसी चल रही है जिंदगी तुम्हारी अब? उसने मेरे इस सवाल के बदले फिर एक सवाल किया। हमें इस बिना जवाब वाले सवालों के खेल में मजा आने लगा था। मैंने फिर पूछा, स्मृति, तुम 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 खुश तो हो ना? इतना सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि एक कप चाय ला सकते हो मेरे लिए?
मैं तुरंत अगली स्टेशन पर उतरा और 2 कप चाय लेकर उसके पास जा पहुंचा। चाय की सुस्कियां लेते वक्त उसने पूछा, सागर कैसे हो तुम? मैंने कहा, मेरी छोड़ो स्मृति, अपनी बताओ, कुछ बात है जो तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो। मैं आज भी तुम्हारा वही सीढ़ियों पर मिला दोस्त हूं जिसे एक दफा तुमने अपना गम सुनाया था। इतना सुनकर उसने कहा कि पहले मुझे अच्छी जगह बिठाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहती। इतना कहकर मैं और स्मृति दोनों मेरी सीट पर आकर बैठ गए। स्मृति ने कहना शुरू किया और मैंने अपनी सांसें थाम कर उसको सुनना शुरू किया। उसने कहा कि अपने गांव लौटने पर मेरे लिए पहले ही रिश्ते देखे जा चुके थे। किसी बड़े शहर के एक रईस परिवार में हुआ था मेरा रिश्ता। मेरे पति उस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लाखों की प्रॉपर्टी थी उनकी, पर मुझसे किसी ने एक बार ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, किसे चाहती हूं। मां ने तो ये तक कह दिया था कि अगर तूने इस शादी से इनकार किया तो वो अपनी जान दे देंगी। मैंने पता नहीं क्या सोचकर कहा, बस कह डाला कि हाँ जानता हूं मैं, तुम्हारा वो खत मिला था मुझे। इतना सुनकर उसने आगे कहा कि शादी के बाद मेरे ससुराल में बहुत इज्जत होता था। वहां सर के ऊपर लाखों का झाड़ फानूस लटका होता था। जैसे किसी राजकुमारी के किस्सों में होता है ना, उसके पसंद की सारी चीजें उसके पास होती हैं, वैसे ही सब कुछ था मेरे पास। पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद जैसे उस राजकुमारी के किस्सों की किताब को किसी ने फाड़ दिया हो जैसे। बाद में मुझे पता चला कि वो सारा प्यार और सारा परिवार, सारा सब कुछ बस एक दिखावा था। मेरे पति को शराब पीने की बुरी आदत थी और मेरे ससुराल वालों को उनकी बहू के रूप में किसी गांव की एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो उनके बिगड़ैल बेटे को संभाल सके। धीरे धीरे मेरे पति रोज ही शराब पीकर आने लगे और हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। इतना सुनकर मेरे अंदर का खून खौलने लगा कि अभी जाऊं उस कमजोर इंसान के पास और पूछूं, जब मेरी फूल जैसी स्मृति का ख्याल नहीं रख सकता तो क्यों छीना मुझसे। शायद स्मृति ने भी मेरी आंखों में उबल रहे गुबार को देख लिया था। उसने आगे कहना शुरू किया, शुरू में तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे मैंने इसका विरोध करना शुरू किया। एक दिन उनके जबरदस्ती करने का विरोध करने पर उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। इतना सुनना था कि मैं वहां से उठकर गेट पर चला गया। मैं अपने गले में फंसे गुबार को स्मृति के सामने नहीं लाना चाहता था। थोड़ा सा खुद को समेटकर जब मैं वापस उसके पास आया तो देखा कि उसकी आंखें भी नम हैं और दुपट्टे का किनारा उस दिन की तरह आज भी नम है। उसने आगे कहा कि मैंने अपनी माँ से भी ये बातें बताई, पर उसकी माँ ने उसे ये समझाकर चुप करा दिया कि हर रिश्ते में समझौता होता है बेटा, और हमें ही समझौता करना होता है। मैं चुपचाप किसी मुजरिम की तरह उसकी सारी दास्तां सुनता चला गया। उसने बताया कि उसे समझाया गया कि गोद में एक बच्चा आ जाने पर शायद उसके पति ठीक हो जाएं। शायद जिम्मेदारियों की धूप उसके पति को सही रास्ते पर ला सके। बस यही सोचकर मैं चुप रही। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे मेरे पति से सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते। एक दिन नशे में धुत होकर मेरे पति ने मुझे
सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे आ गिरी और इस हादसे में मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया। अब मेरा गुबार उसके सामने ही निकल पड़ा। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, टप टप। मेरी आंसू की बूंदें उसके हथेलियों पर जाकर गिरी। वो भी रो रही थी, हालांकि जताया नहीं उसने, पर मैं जानता था वो जार जार रो रही थी। उसने कहा कि तब से वो अपने पति से अलग रहती है। वो अपने किसी दोस्त के घर पर रहती है। हालांकि इस दौरान कई बार उसके ससुराल वालों ने उस पर दबाव भी डाला कि वो वापस आ जाए, पर वो वापस कभी नहीं गई। एक दिन मैंने सोचा कि दूसरों के भरोसे रहकर मुझे जिंदगी नहीं जीनी, मुझे खुद का एक वजूद चाहिए था। उसने बताया कि आज वो अपने किसी ससुराल के किसी रिश्तेदार के पास जा रही है। माँ और पापा के समझाने पर आज वो फिर से अपने हालातों से हार रही है। हालांकि उसने बताया कि बिना किसी को बताए उसने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। पता नहीं सही था या गलत, पर इतना सब कुछ सुनने के बाद मैंने कहा कि वहां मत जाओ स्मृति, वहां मत जाओ। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा मत जाओ दोबारा उस नरक में। उसने कहा कि क्या करूं फिर, घर से भाग जाऊं? मैंने कहा इसे घर से भागना नहीं, घर छोड़ देना कहते हैं। वैसे तो तुम वहां जिस हाल में हो उसे घर भी नहीं कहते। उसने कहा मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा सब होगा, हिम्मत तो दिखाओ। उसने कहा माँ को क्या बोलूंगी? मैंने कहा माँ को तुम समझा सकती हो, खुद के फैसले लेना सीखो, खुद को एक मौका दो। उसने मेरी आंखों में देखा और पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश करने लगी वो। मैंने उसके दोनों हथेलियों को अपनी हाथों में लेकर कहा कि मुझे माफ कर दो स्मृति, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं तुम्हारा हाथ न थाम सका, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो ये सोचकर खुश रहता था कि शादी के बाद तुम्हें वो तमाम खुशियां मिली होंगी जिसकी तुम हमेशा से हकदार रही हो, पर आज तुम्हारी बातें सुनकर यकीन हुआ कि तुम वाकई में एक बहुत अच्छी पत्नी, बेटी, बहू और दोस्त साबित हुई हो। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा वकील है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। अपने आप को इस रिश्ते की कैद से आजाद करो। कितने ही वक्त गुजर गए, तुमने बहुत कुछ सह लिया, पर अब नहीं। मैंने थोड़ा सहज होते हुए कहा कि देखो, मैं तुम पर अपने फैसले थोप नहीं रहा हूं, बस तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा रहा हूं। अपने लिए फैसले तुम्हें ही लेने पड़ेंगे, खुद के लिए मजबूत तुम्हें ही बनना पड़ेगा। वो एक टक मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बातों को सुनती रही। उसकी आंखों से भी जज्बातों का पूरा समंदर बह रहा था। उसके हाथ खुद ही मेरे हाथों से लिपट गए और उसका सर मेरे शानों पर आ गया। वो किसी बच्ची की तरह रोए जा रही थी, बेतहाशा बेपरवाह रो रही थी वो। मैंने उसे संभाला और कहा कि जो खुशियां मैं तुम्हें कभी न दे सका, क्या एक बार दोबारा से उन खुशियों को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देने का हक दोगी मुझे? तुम्हारी जिंदगी में शुमार तमाम गमों को अपनी हर छोटी से छोटी कोशिश से उखाड़ फेंकने का हक दोगी मुझे? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारी माँ से खुद चलकर बात करूंगा और भरोसा रखो, सबको मना लूंगा। क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगी? मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूं जिसकी तुम हमेशा से हकदार रही हो।
भरोसा करो स्मृति, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सबको मना लूंगा। बस 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 एक बस बस तुम एक हाँ कर दो। मैं तुम्हारे अतीत की कड़वी यादों के छींटे तुम्हारी जिंदगी पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जो गलतियां मैंने अपने अतीत में की हैं उनको कभी नहीं दोहराऊंगा। मेरी आंखों में से जज्बात उभर उभर कर बह रहे थे। मैंने कहा कि तुम्हें एक नई जिंदगी, हम दोनों को एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। क्या इस काबिल समझती हो तुम मुझे? इतना कहना था कि उसके हाथ खुद ही मेरे होठों पर आकर रुक गए। अगले ही स्टेशन पर हम दोनों उतर गए। वो वेटिंग हॉल में बैठी है और मैं उसके गांव की 2 टिकटें बुक कराने के लिए लाइन में लगा हूं। मेरा सफर यहां से एक नई शुरुआत देगा। मैं टिकट लेकर आया और उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो, हमारी नई जिंदगी हमें पुकार रही है। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जो गलती मैंने अपने अतीत में की थी उसे कभी नहीं दोहराऊंगा। शुक्रिया।